मुलाकात, इसकी टाइमिंग बड़ा ज़बरदस्त है क्योंकि एक तरफ वाखान पर कब्ज़े की बात है, एक तरफ पाकिस्तान और ताजिकिस्तान की सरहद जो है वो मिलाने की बात है क्योंकि वाखान पर अगर आप कब्ज़ा कर लेंगे तो बराह रास्त आपकी सरहद ताजिकिस्तान के साथ लग जाएगी। स्ट्रेटेजिक हवाले से आप देखें, तिजारत के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो पाकिस्तान के लिए तो बहुत फ़ायदा है। जो सरहदी पट्टी है, यानी जब आप चीन और अफ़गानिस्तान की सरहद को देखते हैं तो ये 90 किलोमीटर तकरीबन बनता है। इस इलाके में 6 महीने बर्फ़ पड़ी रहती है। अफगानिस्तान ये चाहता है कि ये राहदारी खुले कि जो दाइश खुरासान है वो पाकिस्तान बड़ा चैलेंज है और वो ताजिकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। आप अगर कुरम की जोग्राफियाई हैसियत देखें तो यहाँ पे माजी में अलकायदा की मौजूदगी रही है, यहाँ पे दाइश खुरासान की मौजूदगी है, यहाँ पे टीटीपी की मौजूदगी है, यहाँ पे ऐसी तंजीमें ज़ैनबियून, फातमियून या इस तरह की तंजीमें, ये मौजूदगी यहाँ पे है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुअम्मर क़ज़ाफ़ी एक मरतबा फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, आज हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, फ़िदा आदिल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम कज़ा। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सर मैं सबसे पहले आपसे बात ये करना चाहूँगा कि कल जो हमारे डीजीएसआई हैं आसिम मलिक साहब, उनकी ताजिकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे मुलाकात होती है, उसकी एक तस्वीर आती है। उसके फौरी बाद एक जो बात मीडिया में आ जाती है वो ये है कि वाखान जो कॉरिडोर है उस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया और इस तरह की अफवाहें आती हैं। सबसे पहले तो ये बताएंगे कि पाकिस्तान के लिए वाखान कॉरिडोर की इतनी इम्पोर्टेंस क्या है और क्यों पाकिस्तान चाहता है कि उस पे हमारा कब्जा हो जाए, और फिर असल ग्राउंड रियलिटी क्या है वहां पे। मेरा ख्याल है कि ये जो दिफाई हवाले से अगर आप देखें तो खित्ते के ममालिक के जो मुख्तलिफ हुकाम हैं वो इस तरह की मुलाकातें करते हैं, लेकिन चूंकि इस मुलाकात की या जो तस्वीर वायरल है इस हवाले से, तो इसकी टाइमिंग बड़ा जो है वो ज़बरदस्त है क्योंकि एक तरफ वाखान पर कब्ज़े की बात है, दूसरी एक तरफ पाकिस्तान और ताजिकिस्तान की सरहद जो है वो मिलाने की बात है क्योंकि वाखान पर अगर आप कब्ज़ा कर लेंगे तो बराह रास्त आपकी सरहद ताजिकिस्तान के साथ लग जाएगी। मेरा अपना ख्याल ये है कि जो दाइश खुरासान है वो पाकिस्तान बड़ा चैलेंज है और वो ताजिकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। हाल ही में आपने देखा होगा कि मॉस्को में जो म्यूजिक कंसर्ट के ऊपर एक कंसर्ट हॉल में जो हमला हुआ था वो दाइश खुरासान ने उसकी जिम्मेदारी कबूल की थी या उसके ताने बाने वहाँ पे मिलाए गए थे, और वो जो लोग थे जो हमलावर थे उनका ताल्लुक ताजिकिस्तान से था। तो जाहिर है कि ताजिकिस्तान पर भी इस हवाले से प्रेशर है कि आपके यहाँ इस तरह के लोग मौजूद हैं कि जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के लिए ख़तरा बन सकते हैं। ठीक तो मेरा ठीक अपना है। ज़ाती ख्याल ये है कि दाइश खुरासान का कनेक्शन जो है वो अगर आप यहाँ पे देख लें तो फिर आपको चीज़ समझ आ जाएगी कि खित्ते के जो ममालिक हैं या जो खित्ते के जो दिफाई हुकाम बातें करते हैं और उनसे निमट जाती है। एक तो अफ़वाहों का बाज़ार गर्म है जब से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की ये सूरत-ए-हाल हुई है, और मेरा ये ख़्याल है ज़ाती तौर पर कि वाखान पर कब्ज़े की जो बात सोशल मीडिया पे फैलाई जा रही है, इसका मकसद शायद ये है कि जो बीच में कशीदगी है और बीच में जो मेरा अपना ख़्याल है कि जो सुखी हुई है, जिस तरीके से पक्तिका में कार्रवाई हुई, उससे तवज्जो हटाने की ये कोशिश है। और दूसरी तरफ जो लोकल ऑडियंस हैं, जो मकामी लोग हैं अफ़गानिस्तान के, वो भी ज़ाहिर है कि चाहते हैं कि पाकिस्तान को शायद जवाब दिया जाए। पाकिस्तान की तरफ से सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें कि जी वाखान कॉरिडोर जो है उस पर कब्ज़ा किया गया है या कब्ज़ा पाकिस्तान करना चाहता है। एक तो इसमें समझने वाली बात ये है कि ये जो सरहदी पट्टी है, यानी जब आप चीन और अफ़गानिस्तान की सरहद को देखते हैं तो ये 90 किलोमीटर तकरीबन बनता है। चीन कभी भी ये बिल्कुल। नहीं चाहेगा कि अफ़गानिस्तान जैसे मुल्क के साथ उसकी सरहद ही ख़त्म हो जाए और बराह रास्त पाकिस्तान की सरहद जो है वो ताजिकिस्तान के साथ लग जाए। ठीक है, ये फ़ायदे के लिए अगर इसमें स्ट्रेटेजिक हवाले से आप देखें, तिजारत के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो पाकिस्तान के लिए तो बहुत फ़ायदा है, लेकिन ये पाकिस्तान ना तो कर सकता है, ना पाकिस्तान ये करना चाहता है। चीन ज़ाहिर है कि सोया हुआ नहीं है। वो ये कम से कम ये मुहिम जुई जो है, पाकिस्तान को इस चीज़ की इजाज़त नहीं देगा, और पाकिस्तान अव्वल तो ये चीज़ है कि चाहता ही नहीं है। ये जो ठीक सोशल है। मीडिया पे खबरें चल रही हैं, इसमें आप इस पट्टी को अगर आप देखें अफ़गानिस्तान साइड से बाकायदा तौर पर उनके वज़ीर दिफ़ा मुल्ला याकूब मुजाहिद ने कह दिया कि ये
ہمارے لیے سر کی حیثیت ہے خان جو راہداری ہے، اور جب تک ہمارے اپنے اس ملک کے سر کی حفاظت کریں گے، ایسی میرا خیال ہے کوئی بات نہیں ہے، نہ تو حکومتی سطح کے اوپر اس حوالے سے کوئی تصدیق ہے، نہ عسکری ذرائع اس بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ باقاعدہ طور پر خود افغانستان سائڈ سے یہ کہا گیا ہے کہ جی وہاں پہ صورتحال جو ہے وہ نارمل ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر آپ اس کی تاریخی حیثیت اگر آپ دیکھیں، یہ بہت دشوار گزار، جس طرح آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے گلگت بلتستان یا جو چترال کے وہ پہاڑی علاقے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ برف ہوتی ہے، یہاں پہ اس راہداری میں، اس علاقے میں 6 مہینے برف پڑی رہتی ہے۔ افغانستان یہ چاہتا ہے کہ یہ راہداری کھلے، چین یہ نہیں چاہتا راہداری کھلے۔ چین نے اس کی مختلف وجوہات ہیں، وجہ جو یہ ہے وہ یہ صوبہ ہے، اور سنکیانگ صوبے میں مسلم اکثریتی آبادی ہے۔ یہاں پہ جو مختلف تنظیمیں ہیں وہ درد سر ہیں چین کے لیے، تو چین کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ افغانستان جیسے ملک کے لیے اس کی یہ سرحد کھلے، چاہے وہ تجارت کے نام پر ہو، چاہے وہ ٹورزم کے نام پہ ہو۔ اچھا، دوسرا ہم چلیں، یہ واخان کوریڈور کے حوالے سے آپ نے انفارمیشن دی۔ دوسرا ہم چلتے ہیں کہ یہ جو کرم کے کل معاہدہ ہونا تھا، کوئی ایک جرگہ ہوا تھا، وہ کیوں کامیاب نہیں ہو سکا؟ پورا کراچی بند ہے، پاکستان مختلف شہروں میں دھرنے جاری ہیں، کیوں وہ معاہدہ کامیاب نہیں ہو سکا؟ کیا وجہ ہے؟ کرم کا معاہدہ کل کیوں نہیں ہوا، میں وہ بھی جواب دے دیتا ہوں، لیکن کرم کا معاملہ اصل میں تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، صرف یہ دو فریقین کا معاملہ نہیں ہے، دو مسلکوں کا معاملہ نہیں ہے۔ اس میں یہ ناانصافی ہے کہ جی آپ یہ کہہ دیں کہ جی یہ خیبر پختونخوا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ آپ اگر کرم کی جغرافیائی حیثیت دیکھیں تو یہاں پہ ماضی میں القاعدہ کی موجودگی رہی ہے، یہاں پہ داعش خراسان کی موجودگی ہے، یہاں پہ ٹی ٹی پی کی موجودگی ہے، یہاں پہ ایسی تنظیمیں زینبیون، فاطمیون یا اس طرح کی تنظیمیں، یہ موجودگی یہاں پہ ہے۔ تو اس میں اگر آپ پاکستان اور افغانستان کے سرحد کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو پھر اس میں ظاہر ہے کہ ہماری فوج کا بھی کردار ہے، ہماری وفاق کا وہ بضد تھا کہ جی ہم نے اپنا بھاری اسلحہ جو ہے یہ اپنے کمیٹی کے حوالے کرنا ہے، اپنے مشران کے حوالے کرنا ہے، لیکن دوسرا فریق کہہ رہا تھا کہ ایپیکس کمیٹی میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ آپ نے بھاری اسلحہ جس میں اینٹی کرافٹ، اینٹی ٹینک اور میزائل جو ہے وہ راکٹ لانچر قسم کا اسلحہ جو ہے وہ شامل ہے، یہ حکومت کے حوالے کرنا ہے۔ وہ معاملہ تو طے ہو گیا، لیکن کل کیوں نہیں ہو سکا 31 دسمبر کو؟ اس لیے کہ ایک فریق نے کہا کہ جی ہم نے تو 4 دن کی مہلت مانگی تھی، تو ان 4 دنوں کی مہلت کے بعد جو دن بنتا ہے حتمی مذاکرات کا وہ 1 جنوری 2025 بنتا ہے، تو کل اس لیے یہ معاہدہ نہیں ہو سکا۔ ٹھیک ہے۔ اب کسی جرگہ نے، کسی حکومت نے، کسی فوج نے، کسی صوبائی وفاقی حکومت نے یہ معاملہ، ظاہر ہے کہ فیسیلیٹیشن تو ہوتی ہے حکومت کی طرف سے، لیکن معاملہ ان دو فریقین نے خود حل کرنا ہے، دونوں فریقین نے خود سوچنا ہے کہ انہوں نے اپنے اس علاقے کو کس قسم کا مستقبل دینا ہے۔ قذافی صاحب بالکل ٹھیک ہے سر، آپ لیکن آپ بتائیں، آپ کی جو اسیسمنٹ ہے، آپ وہاں پر آن گراؤنڈ بھی موجود ہوتے ہیں، اکثر چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آن گراؤنڈ رپورٹنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، پھر اس کا حل کیا ہوگا آخرکار؟ وہ آپس میں تو اگر بیٹھنا ہوتا تو پچھلے اتنے سالوں سے جو یہ معاملہ ہے یہ نہ چلتا، اس کا مطلب وہ خود نہیں بیٹھیں، کوئی تیسرا فریق آ کے ان کے درمیان میں صلح صفائی کروائے گا۔ آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ اگر ختم ہوگا تو کس طرح یہ ختم ہوگا، یہ پارا چنار کا جو مسئلہ ہے، یہ کرم ایجنسی اور پارا چنار کا جو مسئلہ ہے؟ دیکھیں قذافی صاحب، ایک تو جو پشتون قومی جرگہ گیا تھا پارا چنار اور صدہ میں، دونوں فریقین سے ان کی ملاقاتیں ہوئی، وہ جرگہ تو ناکام ہو گیا۔ اس کے بعد پھر حکومت نے ظاہر ہے کہ اس میں کردار ادا کرنا تھا، اور حکومت نے اس لیے بھی ادا کرنا تھا کہ اس میں جو متاثرین تھے، جن لوگوں کا جانی نقصان ہوا، جن لوگوں کا مالی نقصان ہوا، ان کو معاوضوں کی ادائیگی بھی تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ کوئی غیر سرکاری جرگہ نہیں کر سکتا تھا، یہ ظاہر ہے کہ حکومت کر سکتی ہے۔ اور بیچ میں تیگا رکھنا، یعنی ضمانت رکھنا کہ جی اگر کوئی معاہدے کی خلاف ورزی کرے گا تو پھر حکومت ایکشن لے گی۔ حکومت نے، صوبائی حکومت نے جو 2 بڑی شرائط رکھی تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے بنکرز جو ہیں یہ ختم کرنے ہیں، آپ نے مورچے جو ہیں یہ مسمار کرنے ہیں، آپ نے بھاری اسلحہ حکومت کے پاس جمع کرانا ہے، اور چھوٹے موٹے جو ہتھیار ہیں ان کو آپ نے قانونی بنانا ہے، ان کو لیگل جو ہے وہ اسٹیٹس دینا ہے۔
अब सवाल ये है कि अगर ये मुआहदा हो जाता है, मुआहदा इससे पहले हुँ, भी 2008 में हुआ था, जिसको मरी मुआहदे के नाम से जाना जाता है। उस पर भी बिल्कुल। उस तरीके से अमल दरामद नहीं हो सकता। बुनियादी मसला हुँ, जो है यहाँ पे ज़मीन के तनाज़ों का है। ज़मीन के तनाज़ात कबाइली इलाकों में बहुत ज़्यादा है, पहाड़ का तनाज़ा, ज़मीन का तनाज़ा। बाकी बंदोबस्ती इलाकों में, ज़िलों में, शहरों में भी इस तरह के तनाज़ात होते हैं। लेकिन जब बीच में हुँ, हुँ, उसमें वो तनाज़ा जो है वो मसले की रंग इख्तियार कर लेता है, तो मसला मज़ीद हसास हो जाता है। और हुँ, मसला यही है। बिल्कुल। अब अगर रास्ता जी। खुल जाता है, तो इस बात की क्या ज़मानत है कि हुँ, भारी हथियारों से नहीं, छोटे हथियारों से भी हमला एक-दूसरे के ऊपर नहीं किया जाएगा। इसमें मेरा ख़्याल है कि इसमें बुनियादी जो दोनों मसलकों के उलमाए कराम हैं, जो मकामी अमायदीन हैं, ख़ुसूसन वो नौजवान जो बहुत हुँ, हुँ, जज़्बाती हैं, जो सोशल मीडिया का मनफ़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको हुँ, हुँ, रोकना होगा कि आपने सोशल मीडिया पर मुनाफ़रत नहीं फैलानी और हुँ, एक-दूसरे के साथ दुश्मनी नहीं करनी। और जिस तरीके से इस इलाके पर आफ़त पड़ी हुई है, इंसानी हुँ, अलमिया ने जन्म लिया है। यहाँ पे हुँ, हुँ, दवाइयाँ नहीं हैं, यहाँ पे खुराक की जो अशिया हैं उनकी किल्लत है, यहाँ पे पेट्रोल डीज़ल की किल्लत है, जलाने को लकड़ी नहीं है और बच्चे मर रहे हैं। अगर बच्चे मर रहे हैं अस्पतालों में, तो फिर ये किसके बच्चे हैं? ज़ाहिर है कि इसी इलाके के बच्चे हैं। अस्पताल अस्पताल तो किसी शिया सुन्नी का अस्पताल नहीं होता, वहाँ पे तो सिर्फ़ इंसान आते हैं, वहाँ पे तो सिर्फ़ मरीज़ आते हैं। तो ये सारी चीज़ें सोचने की हैं और मेरा ख़्याल है कि दोनों मसलकों के जो नौजवान हैं, हुँ, उन हुँ। पर सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी आयत हो। बिल्कुल जी तो नाज़रीन जिस तरह के फ़िदा अदील भाई ने बताया कि अगर वहाँ का मसला हल करना है तो वो दोनों साइडों के जो उलमा हैं उनको मिल बैठना होगा और फ़िलहाल के लिए नया दौर से मुअम्मर क़ज़ाफ़ी को और फ़िदा अदील भाई को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।